नमस्कार साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मौर्य वंश। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन का क्या कारण था। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, पहला जो कारण किसी भी वंश के पतन को लेके होती है वो हमेशा होती है अयोग्य उत्तराधिकार। ठीक है ना। तो जब आपका उत्तराधिकारी अयोग्य होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, पतन होना निश्चित होता है। तो जैसे कि आप देखते हैं तो शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर सम्राट अशोक, तो इतने ताकतवर राजा हुए। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो संप्रति हो गए। तो ऐसे बहुत से राजा हुए जो कुछ हद तक तो सही थे, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक के समान बहादुर नहीं थे, इतना ताकतवर नहीं थे जो कि पूरे के पूरे साम्राज्य पे कंट्रोल मेंटेन कर पाते। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना है। और दूसरा क्या कहा जाता है कि 185 ईसा पूर्व में आप देखते हैं तो जो मौर्यों का जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव रख दी थी। हर किसी को पता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पतन के रीजन की अगर हम बात करें तो पहला हमने बताया अयोग्य उत्तराधिकारी। दूसरा क्या है कि अति केंद्रीकृत व्यवस्था। तो जो मौर्य प्रशासन था वो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था, मतलब पूरा का पूरा आप देखते थे तो कंट्रोल आपको सेंट्रल के पास ज्यादा देखने को मिलती थी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे आज का दिल्ली है, उस टाइम पीरियड में पटना हुआ करती थी। तो पटना से ही पूरा का पूरा शासन ऑपरेट किया जाता था। हाँ, जो प्रांत प्रमुख होता था उसे बहुत कम राइट्स दिए गए थे, ये खास बात है। तो बहुत ज्यादा क्या था, अति है ना, तो क्या था वो अति केंद्रीकृत व्यवस्था आप कह सकते हैं। फिर आप अगर अगला कारण बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रजा पर अत्याचार। तो देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रजा पर अत्याचार जब आप सम्राट अशोक के बाद का जब आप देखते हैं टाइम पीरियड तो उसमें क्या होता है, सम्राट अशोक ने तो कहा था कि समस्त प्रजा मेरी संतान है और मेरी संतान होने के नाते तो इनका देखभाल करना ये मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने ऐसा कहा। फिर उसके बाद सम्राट अशोक ने अपने अधिकारियों से कहा था कि आप राज्य के कर्मचारी हैं, दूत हैं, और दूत होने के नाते आप प्रजा की बेहतरी के लिए काम करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें सम्राट अशोक के टाइम तो इम्प्लीमेंट हुई। लेकिन जब सम्राट अशोक का जैसे ही निधन हुआ उसके बाद परिस्थितियां बदली। और फिर आप जानते हैं जब ज्यादा बड़ा साम्राज्य होता है और जो उत्तराधिकारी होते हैं वो अयोग्य या फिर कमजोर होते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली उत्पन्न होने लगती हैं। तो उन्हीं में से एक आप देखेंगे तो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रजा पर अत्याचार की बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर खास बात एक चीज और आप देखते हैं, अगले कारण की अगर हम बात करें तो अशोक की कुछ नीतियां। तो सम्राट अशोक एक ग्रेट रूलर थे, ये तो बेहतरीन बात है, सही बात है। लेकिन उनका जो पॉलिसी थी सम्राट अशोक की, वो एक बड़े से साम्राज्य को कब तक सुरक्षित रख सकती थी। ये उस समय अगर हम बात करें तो देखिए, जब तक सम्राट अशोक का शासन काल चला तब तक सारी चीजें बेहतरीन तरीके से चली। लेकिन जब सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई तो फिर सम्राट अशोक की पॉलिसी तो रह गई ना। राजा चला गया, सम्राट चला गया, लेकिन क्या हुई, पॉलिसीज रह गई। और जब उत्तराधिकारी कमजोर हुआ तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। जिसमें आप देखेंगे तो पड़ोसी राज्यों से जो मित्रवत व्यवहार की बात की सम्राट अशोक ने। और जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं कि पड़ोसी कभी मित्र नहीं होता। ठीक है, ये बात आप हमेशा पढ़ते हैं और सुनते भी आए हैं कि कभी पड़ोसी मित्र नहीं हो सकता। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो भारत पाकिस्तान कहाँ मित्र हैं, भारत चाइना कहाँ मित्र हैं। मतलब जब पड़ोसी क्या होते हैं, ज्यादातर मित्र नहीं होते हैं। और इसका रीजन क्या है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, सीमा विवाद हमेशा शत्रुता का कारण बना रहता है। वही सेम आपको ये सारी चीजें आपको मौर्य साम्राज्य के पतन में भी देखने को मिलती हैं साथियों। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो एक चीज और है कि सम्राट अशोक ने जब बुद्धिज्म अपनाया तो उन्होंने एक बात कही थी कि उत्तराधिकारियों को युद्ध ना करने की सलाह देते हैं। कि मतलब जो भी उनके उत्तराधिकारी हैं, पुत्र हो गए, प्रपौत्र हो गए, तो उन्होंने कहा था कि युद्ध ना करने की सलाह, मतलब उन्होंने कहा कि अब युद्ध नहीं करना है, आपको आज से शांति के मार्ग पे चलना है। ये भी पतन का सबसे बड़ा कारण बना साथियों। क्योंकि सोचिए, आप राजा हैं, अगर आप इस तरीके की पॉलिसीज अपनाएंगे, हाँ अपने आप प्रजा के लिए बेहतरी के लिए कर सकते हैं,
लेकिन ये सोचिए कि जो राजकुमारों की जो ट्रेनिंग लेवल है, जैसे जिस तरीके की युद्ध रणनीतियाँ उन्हें सिखाई जाती थी, युद्ध कलाएँ सिखाई जाती थी, उन्हें आप सारी चीज़ें कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि आप एक साम्राज्य के कर्ता-धर्ता, आप सम्राट हैं और सम्राट होने के नाते आपको इतना ताकतवर तो बने रहना है कि आप पूरे के पूरे साम्राज्य में कंट्रोल बना के रख पाएँ। तो मेन चीज़ ये आपको देखने को मिलती है कि जो उत्तराधिकारियों को युद्ध न करने की सलाह देना सम्राट अशोक द्वारा, ये साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक बना, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात बात करें तो अशोक की नीतियों में आप देखते हैं तो एक चीज़ और देखने को मिलता है कि सम्राट अशोक ने जो बुद्धिज़्म अपनाया, तो इस समय आप देखेंगे तो सम्राट अशोक के टाइम में आपको ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, साथ ही साथ आजीवक भी आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आप बराबर की पहाड़ियों के बारे में आपने जाना ही होगा, जिसका निर्माण कराया जाता है आजीविकों के लिए। तो खास बात यह है कि एक जो ये नीति रही है क्या कि सम्राट अशोक ने जब बुद्धिज्म अपनाया, तो इस नीति की वजह से आप देखेंगे तो ब्राह्मण समुदाय में असंतोष पनपा, ठीक है? तो पतन के कारणों में से एक कारण इसे भी माना जाता है। और अगला कारण की अगर हम बात करें साथियों, तो अगला कारण जो है वो है विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण भी होना शुरू हो गए थे, और जब राजा कमजोर होने लगे, तो उत्तराधिकारी कमजोर थे, तो फिर अपनी ही सीमाओं का संरक्षण नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मौर्यों के पश्चात जब शुंग आते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग गद्दी पे बैठता है, और फिलहाल ये मौर्यों का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो ज्यादा समय तक ये रूल नहीं कर पाता, क्योंकि आगे आप देखेंगे तो इसका ही सेनापति आप देखेंगे तो जो शुंगों का सेनापति था, वो शुंग के अंतिम जो राजा थे उसको मार के फिर दूसरा गद्दी पे बैठ जाता है। तो आप देखेंगे तो हिस्ट्री में एक पैटर्न चलता है। आप जब हर्यंक वंश देखते हैं तो उसमें क्या होता था, जो पुत्र होता था वो पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठता था। उसके बाद जब आप मौर्य वंश के पश्चात आप देखते हैं तो जो शुंग थे उन्होंने अपने सेना है ना, शुंग जो थे वो क्या थे, सेनापति थे मौर्यों के, तो उन्होंने अपने कमांडर राजा को मारा, ठीक है? जब राजा को मार दिया, सम्राट को मारा, उसके बाद सेम चीज आप देखेंगे तो शुंगों के साथ भी यही होता है कि उनका जो सेनापति था वो उन्हें मार देता है, ठीक है? तो पूरा पूरा आपको ये पैटर्न देखने को मिल जाता है। और एक चीज और आपको याद रखना है कि जो सम्राट अशोक थे, उनके बाद आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो मौर्य थे सम्राट अशोक के पश्चात, उनकी जो सत्ता थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। और यही सेम चीज आप देखें, जब बृहद्रथ मौर्य की हत्या होती है, तो पुष्यमित्र शुंग जो था विदिशा वाले क्षेत्र में आपको गद्दी पे बैठता हुआ देखने को मिलता है। और जबकि वो पूरे भारत पे कंट्रोल नहीं कर पाया था पुष्यमित्र शुंग, लेकिन हाँ ये है कि भाई सेनापति था, कमांडर था, तो उसका कंट्रोल था, तो कुछ क्षेत्रों में उसने कंट्रोल बनाया। बाकी ज्यादातर क्षेत्र क्या होने लगे, धीरे धीरे आजाद होने लगे, क्योंकि जो पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम की चेन थी वो टूट चुकी थी, और जो ताकतवर राजा थे वो नहीं थे, खत्म हो चुके थे। फिर आप देखेंगे तो जो मौर्य थे उनका एक शासन लिमिटेड हो जाता है, और ये आप देखेंगे तो मौर्यों का जो शासन होता है वो कोंकण तट पे आपको देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो राजस्थान वाले क्षेत्र में भी आपको मौर्यों का शासन देखने को मिलता है। और जबकि आप उधर बिहार साइड इन सब एरिया में बात करें तो उस साइड एरिया से खत्म हो चुका था उनका शासन, क्योंकि जो वहाँ के राजा थे वो टोटली क्या हो चुके थे, मौर्य के जो मतलब आप कहा जाए कि जो वहाँ का जो हेड राजा था बृहद्रथ मौर्य, जब जैसी हत्या होती है उसके जो भी सगे संबंधी हो तो उन सबको मार दिया जाता है। ये पैटर्न चलता ही है, इतिहास में ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये हमेशा होता आया है। तो जाहिर सी बात है वहां से पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि मौर्यों ने लगभग 1000 साल तक भारत के बहुत बड़े प्रांत में नहीं, छोटे ही प्रांत क्षेत्रों में रूल किया था, ठीक है? क्योंकि जब आप कोंकण का तट देखते हैं तो कोंकण पे मौर्यों का रूल हुआ करता था। कोंकण मतलब महाराष्ट्र गोवा वाला जो समुद्री तट है, ये कोंकण तट के नाम से जाना जाता था साथियों। फिर आप जिसमें देखेंगे जो पुलकेशिन द्वितीय होता है, जब उसका जिक्र आता है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की बात करें, तब आप देखते हैं तो जो मौर्यों को हरा के पुलकेशिन द्वितीय कोंकण तट पे विजय प्राप्त करता है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।